बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आजकल वरीशा बड़ी खुश थी। किराए के मकान से जान छूटने वाली थी। जब भी मालिक मकान घर खाली करने को कहते थे उसकी तो जान पर बनाती थी। अपने भाई और अब्बू को किराए के मकान के लिए खार होता देखकर उसे दुख होता और उसे भाई की इस आदत से बड़ी चिढ़ थी कि वो हर काम को बड़ा ही लाइटली लेता था। आखिर तुम मकान खाली करने से चिढ़ती क्यों हो? वरीशा की बसूरती शक्ल देखकर उसे छेड़ने में बड़ा मज़ा आता। भाई, अगर आपको सामान समेट कर दूसरे घर में सजाना पड़े तो पता चल जाएगा, वो जलकर बोली। बहना, सामान तो मैं और अब्बू ढोते हैं, तुम घर में एतराज़ करने के अलावा और करती क्या हो? अरमगान ने हंसकर कहा था। और फिर अगले ही दिन वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। उनके यहाँ आसपास के प्लॉट खाली थे। ये घर इतना खूबसूरत था कि देखकर वरीशा खुशी से बेहाल हो गई। ख़ास तौर पर छोटा सा सरसब्ज़ लॉन, 3 बेडरूम और स्टेज बाथरूम पर मुश्तमिल इस घर में हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका ख्वाब वरीशा देखा करती थी। हर कमरे में बिल्ट इन अलमारियाँ, अमेरिकन किचन के साथ छोटा सा लेकिन स्टाइलिश सा ड्राइंग रूम जिसके साथ बाथरूम भी था। वरीशा खुशी से अब्बू से लिपट गई। थैंक यू अब्बू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा किया जो नहीं सोचा, इस घर पर सिर्फ मेरा और अम्मी का हक है, तुम किस खेत की मूली हो? अरमकान ने हंसकर कहा तो वरीशा को पतंगे लग गए। आप यूं ही जलते हैं, देखना मैं अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी, वो अकड़ कर बोली। सिर्फ नाम का कमरा होगा क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाएगा। अरमगान ने उसे छेड़ा। वरीशा उसे मारने को दौड़ी लेकिन प्रोफेसर साहब जो उनके वालिद थे बीच में आ गए। भाई, इसे मत छेड़ा करो, हमारी चहकती बुलबुल को ये तो इस घर की रौनक और रहमत है। इसकी रुखसती के बाद भी ये कमरा इसी के नाम अलाट रहेगा। वरीशा ने ज़ुबान चढ़ाते हुए खुद को बाप की बाहों में छुपा लिया। कई दिन तो घर की सेटिंग में लग गए। फिर वरीशा को तन्हाई सताने लगी। घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि घर काफ़ी आबाद थे लेकिन अजीब खुश्क और बदज़ौक़ लोग थे। किसी ने भोले से भी आकर झांका नहीं था। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था वरीशा एक अजीब किस्म की बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की छुट्टियां थीं। मोबाइल पर दोस्तों से कितनी बातें करती और कब तक टीवी देखती। किसी से अपनी कैफियत शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि घर खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा उतावली वही थी। एक दिन अचानक अम्मी को प्रोफेसर साहिब के दोस्त के वालिदा की इंतकाल पर जाना पड़ गया। अब्बू ने वरीशा को सख्ती से मना किया था कि आज वो घर में अकेली रहेगी। हम लोग जब जनाजा पढ़कर लौटेंगे तब तक टीवी देखती रहना और जब तक वापस ना आए दरवाज़ा मत खोलना। वरीशा ने लॉन्ज में रखे टीवी को खोल लिया। उसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। अचानक ही उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। ला हौल वला कुव्वता। उसे अपनी बुज़दली पर हंसी आ गई। तभी अचानक किसी का भारी हाथ उसके कंधे पर आ धरा। उसकी तो चीख निकल गई। वो घबरा कर खड़ी हो गई। कोई नहीं था। उसका दिल धड़क कर लगता था कि पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने घूमकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया, फिर घबरा कर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। उसे सर्दी महसूस हो रही थी। नवंबर का महीना था और खुले इलाके की वजह से फ़िज़ा में खुनकी पैदा हो गई थी। उसने टीवी बंद किया और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। काउंटर के साथ 2 कुर्सियाँ रखी थीं जिस पर अक्सर दोनों माँ बेटी दोपहर को खाना खाया करती। अभी उसने सोचा ही था कि कॉफ़ी फटने की आवाज़ें आने लगीं। वो हैरत से अपनी आंखें फाड़े उधर देख रही थी। तैयार कॉफ़ी काउंटर पर रखी थी। वो घबराकर अपने कमरे में बंद हो गई। वो फ़ोन पर अरमगान से बात करने की कोशिश करने लगी मगर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। वो चीख चीख कर रोने लगी। अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर उसे अपना होश नहीं रहा। आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और बाहर से अम्मी और अब्बू की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो घबराकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई, दरवाज़ा किसने खोला? उसने बमुश्किल सवाल किया। पागल, तुम्ही ने तो खोला था,
फिर बात किए बगैर जाकर कमरे में सो गई। अम्मी ने तुम्हें उठाने नहीं दिया क्योंकि तुमने ज़बरदस्त सुघड़ापे का मुजाहिरा करके उन्हें वर्ताए हैरत में डाल दिया था। खाना तैयार, रोटी पकी हुई और घर साफ सुथरा। तुम खुद कामचोर और निकम्मी हो, लेकिन आज तुम्हें ये काम करने का दौरा कैसे पड़ गया? अरमकान के लहजे में शरारत थी। मत तंग करो मेरी बेटी को, इस कदर काम किया है, थक गई होगी। आयला ने प्यार से कहा तो वो सोच में पड़ गई। कैसे बताऊं इन्हें कि मैंने तो कोई काम नहीं किया, फिर बता भी दिया तो क्या फ़ायदा। कर्ज उधार लेकर ये घर बनाया है, क्या इसे छोड़ना होगा? शायद मैंने ख्वाब देखा होगा, लेकिन क्या मैंने खाना भी ख्वाब में पकाया था? आयला और ज़ीशान हैरान थे। वरीशा जो नमाज पढ़ने की आदी नहीं थी, आजकल बग़ैर कहे नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थे, दुआ गो भी कि बीएससी करते ही उसकी शादी हो जाए। मगर परेशानी ये थी कि लोग रिश्ते के लिए कहते ज़रूर थे, लेकिन एहसनाबाद आने के लिए कोई भी तैयार ना होता। अब तो प्रोफेसर साहिब को शहर से बाहर घर बनाने पर मलाल होने लगा। घर खरीदने से पहले इन्हें घर वालों की और लोगों की राय को अहमियत देना चाहिए थी, या कम अज़ कम इतना ही करते कि इस्तिखारा ही कर लेते। हालांकि उनकी आदत थी कि किराए का घर लेने से भी पहले अल्लाह ताला से मशवरा ज़रूर किया करते थे, मगर जाने किस तरह इस अहम काम के वक्त वो इस्तिखारा करना भूल गए। अब पछता रहे थे। प्रोफेसर ज़ीशान ने वरीशा को तन्हाई के ख्याल से उसके कमरे के लिए बीवी की मुखालिफत के बावजूद छोटा टीवी लेकर दे दिया, ताकि वो अपने कमरे में सुकून से टीवी देख सके, क्योंकि जिस किस्म के खुले डुले ड्रामे और प्रोग्राम आते थे उन्हें खुद भी अपने बच्चों के साथ, खुसूसन बेटी के साथ बैठकर देखते हुए शर्म आती थी। रात नींद न आने पर जब वरीशा ने टीवी खोला तो उस पर कोई डरावनी मूवी आ रही थी। उसने खौफज़दा होकर टीवी बंद करना चाहा तो वो जाम हो गया। उसको लगा कि हर आंख उसे ही घूर रही है, हर चेहरा उस पर टिका है। एक जिगर पाश और हौसला शिकन नज़ारा उसके सामने था। खौफ से उसका अपना चेहरा मस्क हो गया, हाथ पांव मफलूज और गला खुश्क। उसकी तो घिघी बंद हो गई। एक ढांचे जैसी चीज़ जिसके बड़े बड़े दांत आगे की तरफ निकले हुए थे, आंखों की जगह खाली गड्ढे झांक रहे थे और चीतरों जैसे कपड़ों से लटकते हुए हाथ ज़मीन को छू रहे थे। वो लर्ज़ा बरिंदाम बुरी तरह चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब उनके कमरे में आ गए। उसने फटी फटी नज़रों से सबकी तरफ देखा, टीवी की तरफ इशारा करते हुए जो बंद हो चुका था, बेहोश होकर अरमकान की बाहों में आ रही थी। कुछ लम्हों के लिए तो उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता याद आने पर वो माँ से लिपट कर रोने लगी और एक एक लफ्ज़ उन्हें बता दिया। बेटा, आखिर मुँह ही मुँह में क्या बुड़बुड़ा रही हो? बोलती क्यों नहीं? अरे तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? अम्मी, अब्बू और भाई उसे हैरत से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब उसकी बात सुनकर भी उसे समझ क्यों नहीं पा रहे। अम्मी उसे गले लगाकर बुरी तरह रोने लगी। अब्बू और अरमगान भी परेशान हो गए। बेटा, गुमसुम क्यों हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा था? अब वरीशा परेशान होकर सोचने लगी कि आखिरकार ये लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। अम्मी, वरीशा को आराम करने दें, शायद ख्वाब में डर गई है, आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। अरमगान ने संजीदगी से कहा और गहरी सोच में डूब गया। अम्मी, मैं रोज़ आपके कमरे में सो जाया करूं? शाम में उसने डरते डरते अम्मी से पूछा। क्या हो गया है वरीशा? बिल्कुल ही बच्चा बन गई हो। ये देर तक जागने का नतीजा है। मैं तो पहले ही तुम्हारे कमरे में टीवी रखवाने के ख़िलाफ़ थी, मगर तुम्हारे भाई और अब्बा के लाड के आगे मेरी कहाँ चलती है। अब सारी रात जागती हो और सुबह मुश्किल से उठती हो। वरीशा ने एक मर्तबा फिर ज़ुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबान पर तो जैसे ताले पड़ गए। वो माँ से लिपट कर रोने लगी। अम्मा, खुदा के लिए ये घर भेज दें, उसने हिम्मत करके कहा। पागल हो गई हो? कितनी मेहनत और मुशक्क़त से, कितने वक्तों की मेहनत से हमने ये घर बनाया है। इसमें तुम्हारे अब्बू के खून पसीने की कमाई शामिल है और इस घर की बुनियादों में हमारा लहू है बेटी। मैं कभी एक दीवार में कील भी ठोंकूं तो वो कहते हैं कि उनके दिल को तकलीफ़ होती है। इश्क है उन्हें इस घर से, और फिर वैसे भी आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं। जिनसे उधार कर्ज लिया था उनके तकाज़े शुरू हो गए। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और कमरे से बाहर निकल गई। वरीशा सोच में पड़ गई।
क्या इस घर में आसेब का असर है या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है? आखिर सब तो इसी घर में रहते हैं। उसने सोचा कि आज वो अब्बू को ज़रूर बताएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कमरे से उसने जो ही कदम बाहर निकाला, अम्मी उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। अम्मी मेरी बात तो सुने, वरीशा ने आजी से कहा। किससे कह रही हो? अम्मी नहाने गई हैं। अरमकान ने अखबार मेज़ पर रखते हुए कहा। भाई, अम्मी अभी यहीं खड़ी थी। वो घबरा कर बोली। वरीशा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बताती क्यों नहीं? भाई आप ज़रा मेरे कमरे में आए। हाँ बताओ क्या बात है? अरमकान ने उसके बिस्तर पर बैठते हुए उससे इस्तफसार किया, फिर चीख मारकर खड़ा हो गया। एक बड़ा सा सुआं खाल छीलता हुआ जीन्स में से झांक रहा था। वरीशा को लगा कि सुए की 2 आंखें हैं जो उसे बुरी तरह घूर रही हैं। किस कदर लापरवाह हो तुम वरीशा, ये बिस्तर में इतना बड़ा सुआं कहाँ से आया? क्या तुम लहाफों में डोरे डालने का काम करने लगी हो? उसने सुआं खींच कर निकाला और दूर फेंक दिया। भाई, वो चीखें मार मार कर रोने लगी। क्या बात है वरीशा, तुम बताती क्यों नहीं हो? उसी लम्हे अम्मी कमरे में आई, वरीशा को डांटना शुरू कर दिया। क्यों तुम भाई को फजूल में तंग कर रही हो? क्या मसला है? आयला ने घूरकर वरीशा की तरफ देखा, जाने उनकी आंखों में क्या था कि वरीशा की आवाज़ बंद हो गई। उसने बेबसी से सर झुका लिया। फिर उस दिन तो हद ही हो गई। उसने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो हवा निकलना शुरू हो गई। वो चीखने लगी, उसकी आंखों में मिर्चें लगने लगी थीं। उसने जो ही तौलिए से मुंह पोंछा तो उसकी चीख निकल गई। एक भयानक चेहरा उसके सामने था। वो गिरती पड़ती अपनी माँ के कमरे में गई और बेहोश हो गई। इसी तरह के कुछ और वाक़यात भी हुए। कुछ दिन के बाद वरीशा का कॉलेज खुल गया। वो कॉलेज जाने लगी तो उसका डर खौफ भी जाता रहा। इधर प्रोफेसर साहिब भी किसी आलिम की तलाश में थे। साथ साथ एक प्रॉपर्टी डीलर से घर बेचने की बात भी कर रखी थी। जब अपने घर में सुकून से रहने की आदत हो गई थी तो सभी परेशान थे कि किराए के घर में कैसे रहेंगे, क्योंकि जितनी कीमत घर की लग रही थी उसमें तो 120 गज का घर भी नहीं आ रहा था। आजकल सब पुरसुकून थे, तमाम बातें यही समझकर भूल चुके थे। मगर प्रोफेसर साहिब ने अपनी मुहिम जारी रखी हुई थी। इन्होंने सोच लिया कि अगर घर बिक न सका तो किराए पर दे देंगे और शहर में किराए पर ले लेंगे। यूं भी आजकल वो वरीशा की शादी के लिए सख्त परेशान थे। अब इन्हें यहाँ पर रहते हुए अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ रहते हुए बेटी का रिश्ता भी नहीं होगा। उस दिन वो घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुज़ुर्ग ने उन्हें सलाम किया। आप प्रोफेसर ज़ीशान हैं? इन्होंने सलाम के बाद पूछा। जी हाँ। फिर वो उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें ड्राइंग रूम में ला बिठाया और मालूम करने पर पता चला कि वो हज़रत ये घर लेने में दिलचस्पी रखते हैं। बुज़ुर्ग ने उन्हें बताया कि वो डिफेंस में रहते हैं और ये घर ख़रीदना चाहते हैं। प्रोफेसर साहिब ने वजह पूछी तो बोले कि आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर नरमी से गोया हुए, मैं कीमत का तयन आप पर छोड़ देता हूँ। आप शहर के किसी हिस्से में इतना ही बड़ा मकान पसंद कर लें, वो आपके नाम हो जाएगा, फिर ये आप मेरे नाम कर देना। देखिए, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा उस कीमत में तो शहर से इससे आधा घर भी नहीं मिलेगा, और फिर अब मैं कर्ज लेने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। बुज़ुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए और संजीदगी से गोया हुए। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप जल्दी से मकान पसंद कर लें, मैं 1 हफ्ते बाद आकर आपसे मिलूँगा। और हाँ, अभी इस डील के बारे में किसी को नहीं बताइएगा। प्रोफेसर साहिब को हैरान परेशान छोड़कर खलीलुर रहमान जा चुके थे। क्या ये गैब की मदद है? वो सोच रहे थे। इन्होंने घर वालों को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि किसी एजेंट से बात हुई है, और फिर शहर में एक ऐसा शाहाना तर्ज का घर पसंद किया कि सभी घर वाले ये देखकर हैरान रह गए थे। कम से कम 1 कनाल पर फैला ये बंगला प्रोफेसर साहिब के लिए आजमाइश भी था, क्योंकि बुज़ुर्ग के मुताबिक वो जो भी मकान पसंद करेंगे उनके नाम हो जाएगा। जब आजमाइश ही थी तो फिर क्यों ना इसे आजमाया जाए। प्रोफेसर साहिब ने यही सोच लिया था, और फिर 1 हफ्ते बाद 1 कनाल का वो बंगला उनके नाम हो चुका था। इन्होंने एहतियातन सेंटर जाकर अपने दोस्त के तवस्सुत से मालूमात हासिल की। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, ना कोई लंबा चौड़ा केस था। पूरी पेमेंट हो चुकी थी और घर उनके नाम हो गया था। दूसरे दिन खलीलुर रहमान साहिब उनको अपने साथ मुख्तलिफ दफातर में ले गए।
एक दिन में उनका घर खलीलुर रहमान के नाम हो गया। प्रोफेसर ज़ीशान की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप शक में ना पड़े, रखते सफ़र बांधें। आप अपनी बेटी की शादी के लिए भी परेशान हैं। देखिएगा, आपके घर वालों के लिए वो घर खुशनसीबी की अलामत होगा। शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। और फिर इन बुज़ुर्ग की पेशीन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। ये घर इस पूरे ख़ानदान के लिए बेहद भगवान साबित हुआ। प्रोफेसर साहिब का प्रमोशन हुआ, वो प्रिंसिपल बन गए। वरीशा के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। वरीशा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। घर भी बेहद खूबसूरत और पुरसुकून था। अम्मी तो खलीलुर रहमान साहिब को दुआएं देते न थकती। एक दिन इन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन इन बुजुर्गवार के घर चलकर शुक्रिया तो अदा करें, वरीशा की मंगनी की मिठाई भी खिलाएंगे। प्रोफेसर साहिब को बेगम की तजवीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन बड़ा सा केक लेकर वो बेगम के साथ उनके घर पहुंच गए। बेल दे देकर थक गए, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर तंग आकर इन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये खलीलुर रहमान साहिब क्या घर में नहीं होते? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो साहिब हैरत से बोले, ये घर पहले हमारा था, हमने खलीलुर रहमान साहिब को बेचा था। आज उनसे मिलने आए हैं तो कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। हालांकि घर की लाइटें भी जली होती हैं, महसूस होता है कि कोई अंदर है। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए। इस घर में तो आज तक हमने किसी को नहीं देखा। अलबत्ता रोज़ रात को लाइटें ज़रूर जली होती हैं। अजीब मामला है, ना समझने का ना समझाने का। लोग कहते हैं कि इस घर में जिन्नों का बसेरा है। वल्लाह आलम, आज तक कोई अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे के बाल खिलते हुए अंदर चली जाए तो वहाँ से कोई बाहर फेंक देता है। जो कोई भी आता है, जिन या आसेब, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि शायद इन्हीं की वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। न चोरी न चकारी, न कत्लो गारत, न हंगामा आराई, जो आजकल शहर कराची का वतीरा है। वापसी के सफ़र में प्रोफेसर साहिब ने अपनी बीवी को तंबीह की, देखो, जो कुछ हमने सुना समझ लो नहीं सुना, भूले से भी किसी से जिक्र मत करना। वो जो उस घर के मुकीम थे वो नहीं चाहते थे कि हम उस घर में रहें। हमारी मजबूरी को समझते हुए मकान के ख़रीदार बनकर आ गए। इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है कि हम भी इस बात को भूल जाएं। और आयला बेगम तो खुद भी दिल ही दिल में यही अहद कर रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।